तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनवायरमेंटल एजुकेशन की सेकेंड यूनिट जिसका नाम है इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स। तो इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हम लोगों ने अपलोड कर रखी है, वीडियो को जाके चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो। तो वीडियो को पूरा देखना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि इस चैप्टर से आपको इस साल जो है एग्जाम्स के पहले क्या क्या क्वेश्चन पढ़ के जाने चाहिए। तो चलिए फटाफट देर न करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज़ इकोलॉजी। शॉर्ट क्वेश्चन से हम लोगों ने स्टार्ट किया है। तो इकोलॉजी क्या है? तो देखो, इकोलॉजी जो है ना, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो कि नेचुरल हाउसेस, यानी कि उनके ही घर पे, उनके ही नेचुरल हैबिटेट में, उनके सराउंडिंग के साथ अगर हम लोग कोई भी चीज़ को स्टडी करते हैं उसको हम लोग इकोलॉजी कह सकते हैं। इकोलॉजी को दूसरे वर्ड्स में अगर डिफाइन करना चाहो तो ये स्टडी ऑफ इंटर कनेक्शन और इंटरडिपेंडेंस किसके किसके बीच में, प्लांट्स, एनिमल्स और उनके सराउंडिंग्स, यानी कि प्लांट्स, एनिमल्स और उनके सराउंडिंग्स के बीच में जो भी रिलेशन है और उनको स्टडी करोगे तो उसको हम लोग कहेंगे इकोलॉजी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु एंड व्हेन वाज द टर्म इकोलॉजी फर्स्ट डिस्क्राइब एज अ सेपरेट साइंस। तो किसने और कब पहली बार इकोलॉजी को एक सेपरेट साइंस की तरह टर्म किया था? तो जर्मन जोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था फर्नेस्ट हैकेल इन 1866। तो इन्होंने सबसे पहले डिस्क्राइब किया था सेपरेट साइंस। ठीक है। नेक्स्ट है हु एंड व्हेन वाज द फर्स्ट हु वाज द टर्म इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम का जो टर्म है उसने सबसे पहले किसने यूज़ किया था? तो ये एक ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट थे, ए जी टेंसली। तो ए जी टेंसली ने 1935 में सबसे पहला टर्म इस्तेमाल किया था इकोसिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ फूड चेन। तो फूड चेन क्या है? तो फूड चेन आसान भाषा में समझो ना, तो समझ लो कि घास है। ठीक है, घास को कौन खाएगा? डियर खाएगा। डियर को कौन खाएगा? टाइगर खाएगा। तो ये जो है ना, ये हमारा बन जाता है फूड चेन, यानी कि एक दूसरे के ऊपर निर्भर। तो ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी, इसमें क्या होता है? फूड एनर्जी ट्रांसफर होता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, इसी को हम लोग फूड चेन कहते हैं। आगे नीचे वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा। उसके बाद मैक्रो कंज्यूमर्स कौन है? तो कौन है मैक्रो कंज्यूमर्स? एनिमल्स डू दैट कंज्यूम्स द प्रोड्यूस्ड आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कॉल मैक्रो कंज्यूमर्स। हु वाज डेवलप द हु हैज़ डेवलप द आइडिया, हु एक्चुअली ये हु हैज़ होगा, हु हैज़ डेवलप द आइडिया ऑफ इकोलॉजिकल पेड़। तो किसने डेवलप किया था? ये तुम्हारा ये चार्ल्स एल एल ठीक है। उसके बाद व्हाट आर द नेम ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। तो नेम ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम्स के बारे में बताना है हम लोग को। तो देखो, नेचुरल इकोसिस्टम दो तरीके के हो जाएंगे हमारे, एक तो हो गया टेरेस्ट्रियल और दूसरे हो गया एक्वेटिक। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में हमारा आ जाएगा ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम। और एक्वेटिक में क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा हमारा, देखो, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम आ जाएगा और मेरीन इकोसिस्टम आ जाएगा। फ्रेश वाटर में आपका वो बायोटिक से रिलेटेड, तो ये आप लोग देख लेना। नेक्स्ट हमारा है मेंशन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड चेन। तो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड चेन, जैसे कि फूड चेन इज ऑलवेज स्ट्रेट। तो फूड चेन हमेशा क्या होता है? स्ट्रेट होता है। ठीक है। जैसे फूड वेव होता है वो हमेशा स्ट्रेट नहीं होता है, वो इधर उधर जाता है, लेकिन फूड चेन हमेशा स्ट्रेट होता है। देयर आर 4 to 5 ट्रॉपिक लेवल्स, 4 से 5 ट्रॉपिक लेवल होते हैं हर फूड चेन में। ठीक है। उसके बाद देयर इज अ यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम सन टू प्रोड्यूस एंड देन द सीरीज ऑफ कंज्यूमर। तो ये जो यूनिडायरेक्शन के बारे में बता रहा है, जैसे कि सन से एनर्जी लेगा कौन? प्लांट से फिर कोई एनर्जी लेगा, मान लो कि डियर, फिर डियर से कोई लेगा, मान लो कि फॉर एग्जांपल फॉक्स, फिर फॉक्स से कौन लेगा? हो सकता है टाइगर ले ले। तो ये सब सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए हमारे फूड चेन के। नेक्स्ट है डिफाइन ग्रेजिंग ऑफ फूड चेन विथ एग्जांपल। तो ग्रेजिंग ऑफ फूड चेन हम लोग को एग्जांपल के साथ समझाना है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हमने दे रखे हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहला जैसे ग्रास है ना, तो ग्रास को कौन खाएगा? मान लो फॉर एग्जांपल ग्रास होपर। ठीक है। ग्रास होपर को कौन खाएगा? बर्ड को कौन खाएगा? हॉक। तो इस तरीके से जो एनर्जी जो है ना वो फ्लो होता रहेगा। आई थिंक आप लोग को पता है 10% एनर्जी के बारे में। फिर उसके बाद दूसरा देखोगे तो ग्रास को कौन खाएगा? रैबिट को कौन खाएगा? फॉक्स को कौन खाएगा? टाइगर। नेक्स्ट है प्लांट को कौन खाता है? यूज़ करता है बटरफ्लाई को फ्रॉक्स को स्नैक और स्नैक्स को हॉक्स। तो इस तरीके से जो है ना वो फूड चेन आगे बढ़ता हमारा चला जाता है। नेक्स्ट बोला गया कि फूड वेब को बताओ एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है। तो फूड वेब को हम लोग को एग्जाम्पल के साथ बताना है। ठीक है। अब आ रहा होगा आपको दिखाई अच्छे से। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जैसे ये ग्रास हो गया, तो ग्रास को ये क्रिकेट भी खा रहा है, क्रिकेट एक इंसेक्ट का नाम है। ठीक है। तो ग्रास को क्रिकेट भी ले रहा है, खा रहा है, माउस भी खा रहा है, रैबिट भी खा रहा है, और ये डियर भी खा रहा है। फिर डियर को कौन खा रहा है? माउंटेन लायन खा सकता है, ये फ्रॉग खा रहा है। फिर माउस को जो है ना ये हॉक भी खाता है, स्नेक भी खाता है। इस रैबिट को ये माउंटेन लायन भी खा सकता है, और ये हॉक भी खा सकता है, स्नेक भी खा सकता है। तो ये जब बहुत सारे फूड चेन जो एक साथ आ जाते हैं ना, तब हम लोग उसको कहते हैं फूड वेब। ठीक है। इसको मैं थोड़ा अब डिलीट कर देता हूँ। अगर डेफिनेशन लिखना है आपको, लोग यहाँ से लिख सकते हो। तो डेफिनेशन जो है ना आप यहाँ से लिख सकते हो, यहाँ से आप लोग डेफिनेशन लिख सकते हो। ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा डिफाइन इकोलॉजिकल पिरामिड। तो इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है, एग्जांपल्स के साथ हम लोग को बताना है। तो देखो इकोलॉजिकल पिरामिड जो है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ इकोलॉजिकल पैरामीटर, लाइक तुम्हारा बायोमास है ना, और भी कुछ चीज़ें जिसके टॉपिक्स लेवल्स के बारे में, फूड चेन्स ऑफ इकोसिस्टम्स के बारे में अगर पता करना है तो उसके लिए हम लोग को इकोलॉजिकल पिरामिड, नीचे मैं वीडियो में दिखाऊंगा कि इकोलॉजिकल पिरामिड होते कैसे हैं। अगर हमें डिस्कस करना है, डिस्कस द वेरियस कंपोनेंट्स और स्ट्रक्चर्स ऑफ इकोसिस्टम, अगर अलग अलग कंपोनेंट्स और इकोसिस्टम्स के स्ट्रक्चर्स हमें बताने हैं तो देखो सबसे आसान भाषा में समझो। सबसे पहले तो द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम को डिवाइड कर सकते हैं मेनली टू पार्ट्स में। एक तो हो गया एबायोटिक और दूसरा हो गया बायोटिक। अब एबायोटिक में लिथोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, एटमोस्फीयर, इन तीनों भागों में बांट सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को पता होगा, लिथोस्फीयर मतलब सॉइल से रिलेटेड, हाइड्रोस्फीयर यानी कि वाटर से रिलेटेड, एटमोस्फीयर यानी कि एयर से रिलेटेड। तो ये तीनों पार्ट हो गए। उसके बाद एटमोस्फेयर में भी ऊपर से फिजिकल और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस फैक्टर्स है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो बायोटिक कंपोनेंट्स हो गया, तो बायोटिक कंपोनेंट्स में भी अलग अलग पार्ट है। स्पीसीज कॉम्पोजिशन हो गया हमारा, फिर जाकर स्टेरिफिकेशन हो गया, ट्रॉपिक ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है। डिस्क्राइब द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, अलग अलग इकोसिस्टम्स के फंक्शन बताने हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आ गया तो आप लोगों को यहाँ से लिखना होगा। एनर्जी फ्लो में फ्रॉम सन प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, फिर कंज्यूमर टू डिकम्पोजर, साइकिल ऑफ यूज़ ऑफ मटेरियल। तो ये सब क्वेश्चन जो ना आप लोगों को इस साल पढ़ के जाने हैं एग्जाम्स से पहले। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स, तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स का डिसएडवांटेज क्या है, यानी कि लिमिटेशन यानी कि डिसएडवांटेज। तो सबसे पहला तो दे डू नॉट शो एग्जैक्ट पिक्चर ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। ये एग्जैक्ट का स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक कर लेना, ठीक है। एग्जैक्ट पिक्चर शो नहीं करता है। दे डू नॉट इंडिकेट द लेट ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। दे डू नॉट इंक्लूड द रोल ऑफ डिकम्पोजर, तो डिकम्पोजर का रोल भी मतलब यहाँ पे अच्छा से नहीं पता चलता हम लोग को। तो ये सब सारे लिमिटेशन से आप लोग देख लेना, ठीक है। यहाँ पे डिकम्पोजर का ई जो ना अच्छे से लिखा हुआ नहीं है। नेक्स्ट हमारा डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स अलग अलग तरीके, जैसे पिरामिड्स ऑफ नंबर, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। ये दिख रहा है ना आप लोग को, तो ये सी पिरामिड्स के बारे में मैं बात कर रहा था। तो ये सब अगर आपको पढ़ के चले जाते हो तो एग्जाम आपका जो है वो बहुत अच्छा होने वाला है। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और इस वीडियो की अगर पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके छोटी सी पेमेंट करके आप ये पीडीएफ ले सकते हो। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।